तो हमने अभी तक BCNF तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, उसके आगे पढ़ते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज पढ़ रहे थे, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज में हम लोगों ने पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तक देख लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। सो अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी is denoted by x determines y or x multi determines y, which specifies on relation schema capital R where x and y are both subsets of R. That means x and y are the attributes of R. Specifies the following constraints on any relation state small r of R, and the constraint is if two tuples T1 and T2 exist in R such that T1 of x is equals to T2 of x, मतलब उन दोनों टुपल की x की वैल्यू सेम है, then two tuples T3 and T4 should also exist in R with the following properties, and properties are T1 of x is equals to T2 of x is equals to T3 of x is equals to T4 of x, मतलब सभी की x वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। Next one is T1 of y is equals to T3 of y and T2 of y is equals to T4 of y, मतलब y की alternate values सेम होनी चाहिए, ठीक है। Then we have another set of attributes z which is denoted by r minus x union y, मतलब x और y को छोड़कर बाकी जो भी एट्रीब्यूट बचेगा वो हो जाएगा z, ठीक है। तो उसकी कौन सी वैल्यू सेम होनी चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। मतलब 4 टुपल्स होनी चाहिए मेरे पास जिनकी x वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अल्टरनेट वैल्यूज, अल्टरनेट जो टुपल्स हैं T1 T3 T2 T4 उनकी y वैल्यू सेम होनी चाहिए, और z की फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड वैल्यू सेम होनी चाहिए। तब मैं बोल सकता हूं कि x डिटरमाइंस y, क्लियर, एंड वेयर z इज इक्वल्स टू r माइनस x यूनियन y, मतलब R में से X और Y को अगर छोड़ दें तो जो एट्रीब्यूट सेट बचेंगे उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेट को हम डिनोट करेंगे Z में, क्लियर है। सो व्हेनेवर X डिटरमाइंस Y होल्ड्स वी कॉल्ड एज X मल्टी डिटरमाइंस Y, क्लियर है। अब इसको एग्जांपल में देखते हैं। सो कंसीडर द रिलेशन EMP, ये मुझे एक रिलेशन मिला है जिसमें 3 एट्रीब्यूट हैं, एक है E नेम, एक है P नेम, एक है मेरा D नेम, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम एंड डिपेंडेंट नेम, ठीक है। एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है, उनके कितने डिपेंडेंट्स। तो मेरे पास 4 ट्यूपल्स हैं T1 T2 T3 T4 जिनकी क्या है मेरे पास ई नेम वैल्यू सेम है, मतलब इसको अगर मैं x टर्म करता हूं, इसको अगर मैं y टर्म करता हूं, इसको मैं अगर z टर्म करता हूं, ठीक है। सो x की मेरे पास चारों वैल्यू सेम है, T1 ऑफ x इक्वल्स टू T2 ऑफ x इक्वल्स टू T3 ऑफ x इक्वल्स टू T4 ऑफ x, ठीक है। पार्ट नेम में, सॉरी प्रोजेक्ट नेम में मेरे पास क्या है, अल्टरनेट वैल्यू सेम है, T1 एंड T3 सेम है, सिमिलरली T2 एंड T4 की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब Z की अगर हम देखें तो T1 एंड T4 की वैल्यू सेम है, T2 एंड T3 की वैल्यू सेम है, क्लियर। सो वी राइट एज E नेम मल्टी डिटरमाइंस P नेम, ठीक है, E नेम मल्टी डिटरमाइंस P नेम, and we also write as E name multi determines D name because of the symmetry, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है because of the symmetry in the definition, whenever X determines Y holds in R, so does X determines Z, hence X determines Y implies X determines Z, and therefore it is sometimes written as X multi determines Y and Z, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें कि ये हमने अभी T1 T2 T3 T4 की वैल्यू ली और हमने X लिया E नेम, Y लिया हमने P नेम, Z लिया हमने D नेम। अगर मैं और कोई वैल्यूज लेता हूँ T1 T2 T3 T4 के कॉम्बिनेशन को और मैं इसको एज एन Y टर्म करता हूँ, इसको एज एन Z टर्म करता हूँ, ठीक है, तो वो वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी हम देखें तो ये T1 T3 की Y वैल्यू सेम थी, T2 T4 की भी Y वैल्यू सेम थी, ठीक है। अगर मैं इसको T1 कम करता हूं
इसको मैं T3 टर्म करता हूं, इसको मैं T2 टर्म करता हूं, इसको अगर मैं T4 टर्म करता हूं, ठीक है, तो हम देखें T1 T2 T3 T4 सबकी x वैल्यू सेम है। अब y की हम देखें तो T1 एंड T3 सेम है, T2 एंड T4 सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको y टर्म करता हूँ, T1 एंड T3 सेम है, T2 एंड T4 सेम है, मतलब अल्टरनेट वैल्यूज y की सेम है। अब इसको अगर मैं z टर्म कर रहा हूं तो देखें T1 और T4 वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मैं इसको T4 कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं T2, ठीक है। तो T1 एंड T4 की अब मेरे पास z वैल्यू सेम है, ठीक है, और T2 एंड T3 की भी z वैल्यू मेरे पास क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे y में हम देखें तो T1 और T3 की वैल्यू सेम है, अल्टरनेट वैल्यू, एंड T2 एंड T4 की भी अल्टरनेट वैल्यू मेरी सेम है, ठीक है। तो मतलब मैं इसको भी y ले सकता हूँ, मैं इसको भी y ले सकता हूँ, जिसको भी मैंने y लिया जो बचा एट्रीब्यूट बचेगा वो मेरा हो जाएगा z। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है। अब ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कैसे आती है हमारे रिलेशन में, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कैसे आती है उसके लिए हम देखते हैं। हेलो सर। हाँ, सर समझ में नहीं आया। बताता हूँ मैं। चलिए फिर से देखते हैं जो आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं इसको x लेता हूं, इसको मैं y लेता हूं, इसको मैं z लेता हूं, ठीक है, और मेरे पास ये T1 है पहली टुपल, ये मेरी सपोज T2 है, ये मेरी सपोज T3 है, ये मेरी सपोज T4 है, ठीक है। सो एटलीस्ट मेरे पास 4 टुपल्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी x वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। y की अगर मैं देखूं तो ये T1 वैल्यू सेम है और T3 वैल्यू सेम है, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे कंडीशन थी कि T1 और T3 इनकी y वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो T1 और T3 की y वैल्यू सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें T2 एंड T4, T2 एंड T4 की भी y वैल्यू सेम है, ठीक है, T2 एंड T4 की भी y वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये T2 एंड T4 आ रहा है। अब z की अगर हम देखें तो T1 एंड T4 वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, एंड T2 एंड T3 वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि x डिटरमाइंस y एंड x डिटरमाइंस z, क्लियर, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन द डेफिनेशन। तो x डिटरमाइंस y तो जनरेट हो पा रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर x की चारों वैल्यू सेम है तो y की मेरी अल्टरनेट वैल्यू T1 T3 T2 एंड T4 और z की पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्लियर है? तो ये हो जा रहा है मेरा, क्या बोल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, x डिटरमाइंस y, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है, और क्लियर करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, ठीक है, तो अब मैं फिर से ले रहा हूं कॉम्बिनेशंस, तो मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूं T1, इसको सपोज कर रहा हूं कि मैं T2 ले रहा हूं, ठीक है, या एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं T2, ठीक है, हम देखते हैं T1 T2, इसको हम लेते हैं T3, इसको लेते हैं हम T3, ठीक है, T1 T2 T3 ये वाली रो है, T4 मेरी वाली ये वाली रो है, ठीक है, मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से रीअरेंज कर रहा हूँ कि ये मेरी फर्स्ट टुपल है, ये मेरी सेकंड टुपल है, ये मेरी थर्ड टुपल है, मेरी फोर्थ टुपल है। सो अगेन हम देख रहे हैं x की वैल्यू चारों टुपल सेम है, ठीक है, चारों वैल्यूज सेम है, चारों टुपल्स की वैल्यू। y की मैं देखूं तो पहली और फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो T1 एंड T3 सेम है, ठीक है, और सेकंड एंड फोर्थ भी सेम होनी चाहिए, तो T2 एंड T4 भी मेरी क्या है, सेम है, ठीक है। z की क्या वैल्यू होनी चाहिए, z की पहली और चौथी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये मेरी T1 आ रही है, ये मेरी T4 आ रही है, क्लियर है, एंड दिस इज माई T2, दिस इज माई T3। तो अगर मैं इसको y लेता हूं तो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अगर मैं इसको y लेता हूं तो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब हम देख रहे हैं कि ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जनरेट क्यों हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास क्या है कि एक ER डायग्राम है, ठीक है,
ER डायग्राम में मेरे पास क्या है कि कुछ टेबल दिया है, सपोज एंटिटी सेट दिया है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के पास मेरे पास है रोल नंबर विच इज द प्राइम एट्रीब्यूट, और मेरे पास दो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है फोन नंबर, ठीक है, जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। एक और दिया हुआ है मेरे पास डिग्री, जो भी क्या है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब अगर इसको मैं रिलेशन में डिवाइड कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था कि जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं क्या कर रहा था, अलग से टेबल बना रहा था, ठीक है। फोन along with रोल नंबर, फोन along with डिग्री, ठीक है। और स्टूडेंट नेम, सपोज मेरे पास एक और एट्रीब्यूट दिया है, तो मेरे पास तीन टेबल बन रही थी। एक तो बन रही थी रोल नंबर स्टूडेंट नेम की, जिसमें रोल नंबर मेरा क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा। दूसरा बना था रोल नंबर फोन नंबर, जिसमें रोल नंबर और फोन नंबर का कॉम्बिनेशन मेरा क्या रहा था, प्राइमरी की बन रहा था। तीसरा बना था रोल नंबर एंड डिग्री, जिसमें रोल नंबर एंड डिग्री का कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो रहा था, प्राइमरी की बन रहा था। क्लियर है। लेकिन अगर मैं सपोज करो कि इसको मैं एक ही रिलेशन में कन्वर्ट कर दूं कि स्टूडेंट विथ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर एंड डिग्री, ठीक है। अब रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, डिग्री, अगर इस रिलेशन को मैं क्रिएट कर रहा हूं तो ये रिलेशन मेरा 1NF में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट कंटेन्स एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट विच इज एन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो रिलेशन इन 1NF डू नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जब मैं इसको डिकम्पोज करता हूं तो जितने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है उसको मुझे अलग अलग ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोज करूं कि मैं रोल नंबर और स्टूडेंट नेम का एक टेबल बनाता हूं और रोल नंबर अलॉन्ग विद जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनकी एक टेबल बनाता हूं, तो मेरे पास ऐसे ही आएगा कि रोल नंबर 1 जिसकी फर्स्ट फोन नंबर है 786, उसकी फर्स्ट डिग्री है BE। फिर रोल नंबर 1 उसका सेकंड जो आपका फोन नंबर है 123 है, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट डिग्री को स्टोर कर रहा हूं यहाँ पर मैं BE, ठीक है। फिर रोल नंबर 1 फर्स्ट फोन नंबर सेकंड डिग्री जो है उसकी वो है ME, ठीक है। अब फर्स्ट फोन रोल नंबर 1 का सेकंड फोन नंबर और उसकी सेकंड डिग्री, ऐसे ही स्टोर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब अगर ऐसे स्टोर कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में, ठीक है, ये जो रिलेशन मैंने क्रिएट किया है इस रिलेशन में मेरे पास आ रही है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, जिसमें x की वैल्यू मेरे पास क्या है, चारों की सेम है, y की मेरे पास अल्टरनेट वैल्यू सेम है, और z की मेरे पास देखूं तो फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको लेता हूं T1, ठीक है, इसको लेता हूं मैं T4, इसको मैं लेता हूं T2, इसको मैं लेता हूं T3, ठीक है। तो T2 T3 की मेरे पास Z वैल्यू सेम है, T1 T2 की मेरे पास Z वैल्यू सेम है, ठीक है। अल्टरनेट वैल्यू सेम होनी चाहिए किसकी, ये सेम होनी चाहिए Y की। तो T1 एंड इसको मैंने लिया था T2, ठीक है, तो T1 एंड चलो इसको मैं लेता हूँ T3, इसको मैं लेता हूँ T2, ठीक है। तो T1 और T3 की वैल्यू मेरी Y वैल्यू सेम है और T2 एंड T4 की मेरी Y वैल्यू सेम है, ठीक है। T1 एंड T4 की मेरी Z वैल्यू सेम है, T2 एंड T3 की मेरी Z वैल्यू सेम है, ठीक है। सो जब मैं रिलेशन को 1NF में डिवाइड कर रहा हूं और रिलेशन मेरे पास एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं उनके अलग अलग रिलेशन ना क्रिएट करके अगर मैं एक ही रिलेशन क्रिएट कर दिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो रिलेशन मेरा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जनरेट करने लगेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MVD। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं वापस। इस रिलेशन में मेरे पास दो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, एक तो है ename डिटरमाइंस ename एंड ename मल्टी डिटरमाइंस dname, ठीक है। इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, ename फंक्शनली डिटरमाइंस pname एंड ename फंक्शनली डिटरमाइंस dname, और we can say ename multi determines pname, ename multi determines dname, ठीक है। और we can say ename multi determines pname and dname, ठीक है। तो ये दो फंक्शन डिपेंडेंसीज, सॉरी ये दो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इसमें क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, ठीक है। सो द एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय नेम कुमार वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट with project name X and Y and has two dependents
राकेश एंड राव। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के मैं दो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट स्टोर कर रहा हूं, उसके दो प्रोजेक्ट हैं एक्स एंड वाई, उसके दो डिपेंडेंट हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो एक है राकेश एक है राव। क्लियर है? तो अब ये दोनों मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी में आएगा आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा क्या है, इस रिलेशन में पास मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी है। अब हम देखते हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी। सो अ ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी X, a multiple dependency X multi-determines Y is called trivial multiple dependency if and only if one of the two conditions hold। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, Y is an subset of X, that means X is a superset of Y, और X union Y is equal to R। ठीक है, तो अगर हम इस रिलेशन में क्रिएट करें, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, रिलेशन का नाम मैंने लिखा है EMP_projects, it contains only two attributes, employee name and project name। ठीक है, अब इस employee name project name में मेरे पास अभी भी एक मल्टीपल डिपेंडेंसी है जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉय नेम्स के अलग अलग मेरे पास क्या है प्रोजेक्ट्स, मतलब एक एम्प्लॉय के दो प्रोजेक्ट्स हैं एक्स एंड वाई। तो इस मल्टीपल डिपेंडेंसी को हम लिख रहे हैं ई नेम मल्टीप्लाइज पी नेम। ये जो मल्टीपल डिपेंडेंसी ये ट्रिवियल है। क्यों ट्रिवियल है? क्योंकि अगर मैं ई नेम और पी नेम को अगर मैं यूनियन कर रहा हूं तो मुझे पूरा का पूरा रिलेशन मिल जा रहा है ईएमपी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मतलब इन दोनों एट्रीब्यूट को अगर मैं कंटेन करूं तो मुझे जो रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट मुझे मिल जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, या तो दूसरी कंडीशन जो हमने फंक्शन डिपेंडेंसी में पढ़ रखी थी कि x इज एन सुपरसेट ऑफ y, देन x इज एन देन x डिटरमाइंस y। दैट मींस अगर मैं लिखता हूं ई नेम कॉमा पी नेम मल्टी डिटरमाइंस आइदर ई नेम और पी नेम। ठीक है, तो ये दोनों जो भी होंगे क्या होंगे, ये दोनों भी मेरी क्या हो जाएंगी, ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी होंगी। ये भी मेरी ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन। अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो ये दोनों के दोनों डिपेंडेंसी जो है मेरी, ये मेरी नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी है। इसमें एक भी ट्रिवियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं ई नेम और पी नेम का यूनियन करता हूं तो मुझे सारे एट्रीब्यूट नहीं मिल रहे हैं। ई नेम और डी नेम का यूनियन करता हूं तो भी मुझे सारे एट्रीब्यूट नहीं मिल रहे हैं एमपी के। और लेफ्ट हैंड साइड भी अगर देखूं तो राइट हैंड साइड का सुपरसेट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड यहां भी इस राइट हैंड साइड का सुपरसेट नहीं है। ठीक है, सो बोथ द मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज आर नॉन ट्रिवियल एमवीडीज। क्लियर? बोथ द मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज आर नॉन ट्रिवियल एमवीडीज। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज। अब आ जाते हैं, ये कुछ इन्फेरेंस रूल्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके थे कि इफ x इज एन सुपरसेट ऑफ y देन x डिटरमाइंस y, इफ x डिटरमाइंस y देन xz डिटरमाइंस yz। ऑगमेंट किया मैंने दोनों जगह z को, तो मेरा ऑगमेंटेशन टूल हो गया। x डिटरमाइंस y डिटरमाइंस z है तो x डिटरमाइंस z, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने पढ़ रखी है। अब आ जाते हैं मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी के लिए पहला रूल, x मल्टी डिटरमाइंस y which implies x determines r minus x union y। मतलब x और y को छोड़कर बाकी जितने भी एट्रीब्यूट बचेंगे उनको भी वो क्या करेगा, मल्टी डिटरमाइन करेगा, जो हमने यहाँ पे सिमेट्री डेफिनेशन देखी थी। अब ऑगमेंटेशन रूल इसमें भी अप्लाई होता है कि इफ x डिटरमाइंस y है और w इज एन सुपरसेट ऑफ z है, तब मैं w को अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूं तो मेरा z यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल कुछ इस तरह है कि W इज एन सुपरसेट ऑफ Z है और x डिटरमाइंस y है मेरे पास, तो मैं W को मैं यहाँ अगर इंक्लूड कर रहा हूँ तो Z को मैं राइट हैंड साइड में इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर है? फिर ट्रांजिटिव रूल भी है कि x डिटरमाइंस y डिटरमाइंस Z है तो x डिटरमाइंस Z माइनस y भी होगा। ठीक है, अब रेप्लिकेशन रूल भी देख लेते हैं कि x डिटरमाइंस y है तो x डिटरमाइंस Z भी होगा। ये कब होगा? ठीक है, ये कब होगा कि x डिटरमाइंस y को मैं x डिटरमाइंस y भी लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में जो मल्टी वैल्यू है
उसकी वैल्यू जो है 1 है, मतलब एक ही वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज की बात करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज मतलब वो एक भी हो सकती है, वो दो भी हो सकती है, वो तीन भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उस केस में फंक्शन डिपेंडेंसी और मल्टीपल डिपेंडेंसी दोनों सेम हो जाएगी। क्लियर है? एंड लास्ट रूल इज if x multiplies y and there exists attribute w with the following properties that w intersection y is empty, अगर w intersection y is empty है and w determines z है, ठीक है, and y is an superset of z है, then x determines मेरा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। क्लियर है? मतलब x determines y दिया है और एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट निकाल रहे हैं w, जो इससे अगर मैं उसका इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे एक भी एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और w डिटरमाइंस z भी मुझे दिया है जिसमें y जो है सुपर सेट ऑफ z है, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड का क्या है, सुपर सेट है, तो मैं लिख सकता हूं कि x डिटरमाइंस z भी आपका क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फेरेंस रूल्स हैं फंक्शन डिपेंडेंसीज एंड मल्टीवेरिएट डिपेंडेंसीज। अब आ जाते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सो अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए जो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है हमारी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब मल्टीपल डिपेंडेंसी मेरे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं बुक में बोला है कि मल्टीपल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल R इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म with respect to a set of function dependencies f or with respect to set of dependencies f that includes function dependencies and multivalued dependencies if for every non-trivial multivalued dependency x determines y in f plus then x is an super key of R। मतलब जितनी भी नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज रिलेशन में होंगी तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। तो अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो इस रिलेशन में दो मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज है मेरे पास, एक तो है ई नेम डिटरमाइंस पी नेम, एक है ई नेम मल्टी डिटरमाइंस टी नेम। ठीक है, ई नेम मल्टी डिटरमाइंस पी नेम, ई नेम मल्टी डिटरमाइंस डी नेम, बोथ आर नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी, कोई भी इसमें ट्रिवियल नहीं है। ठीक है, और अब हम देखें कि ई नेम मेरा सुपर की है क्या, नहीं, वो तो रिपीट कर रहा है। ई नेम सुपर की है क्या, यहाँ भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो ई नेम मेरा सुपर की नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरा 4NF में नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? बिकॉज इट कंटेन्स अ नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज, ई नेम multi determines p name and e name multi determines d name, and e name is not a super key of relation. So to decompose it into set of 4NF relations, we create two relations, EMP underscore projects and EMP underscore dependents with ename pname and ename dname attributes with the following tuples Kumar X, Kumar Y, Kumar Rakesh, Kumar Rao। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट्स को अलग स्टोर किया मैंने और एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को मैंने अलग स्टोर किया है। तो अभी भी मेरे पास इसमें मल्टीपल डिपेंडेंसीज हैं कि कुमार जो है, सॉरी ई नेम जो है वो पी नेम को मल्टी डिटरमाइन कर रहा है अभी भी, लेकिन वो जो डिपेंडेंसी है वो नॉन ट्रिवियल नहीं है, वो क्या है, ट्रिवियल मल्टीपल डिपेंडेंसी है। यहाँ पर भी ई नेम डिटरमाइंस डी नेम जो है वो भी मेरा क्या है, ट्रिवियल मल्टीपल डिपेंडेंसीज हैं। तो एक भी नॉन ट्रिवियल मल्टीपल डिपेंडेंसी मुझे नहीं मिल रही है, दैट मीन्स बोथ द रिलेशंस आर इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? तो एक भी मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी मुझे नॉन ट्रिवियल अगर मिले और नॉन ट्रिवियल में अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरा सुपर की मिले तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर रिलेशन में कोई नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि जितनी मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी है वो है ट्रिवियल, और ट्रिवियल है तो मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, which is denoted by JD. So a joint dependency denoted by JD of R1, R2 up to Rn is specified on relation schema capital R, specifies a constraint on the relation state small r of capital R. The constraint states that every legal state small r of R
should have a non-additive joint decomposition into R1, R2 up to Rn. That is, for every such state R, we have star of pi of R1 from R, pi of R2 from R up to pi of Rn of R is equal to R. और ये जो स्टार लिखा है ये आपको दिखा रहा है नेचुरल जॉइन। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन का मैं अलग अलग प्रोजेक्शन क्रिएट कर पा रहा हूं, उन प्रोजेक्शन को अगर मैं नेचुरल जॉइन कर रहा हूं तो मुझे वो रिलेशन मिल जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि देयर इज एन जॉइंट डिपेंडेंसी ऑफ R1 R2 अप टू Rn इन रिलेशन कैपिटल R। क्लियर है? तो यहां हम देखते हैं, अब मेरे पास एक रिलेशन दिया है सप्लाई विथ 3 एट्रीब्यूट्स, सप्लाई नेम, पार्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, सप्लायर नेम, पार्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, कि कौन सा सप्लायर कौन से पार्ट कौन से प्रोजेक्ट में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये मेरे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर मैं R1 R2 R3 तीन प्रोजेक्शन में करूं, पहला प्रोजेक्शन में कर रहा हूं इन दोनों का, दूसरा प्रोजेक्शन में कर रहा हूं इन दोनों का, और तीसरा प्रोजेक्शन में कर रहा हूं इस पर्टिकुलर थर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इन तीनों का अगर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूं और प्रोजेक्शन करके अगर मैं नेचुरल जॉइन कर रहा हूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शंस को मैंने यहाँ लिखा है R1 R2 R3। ठीक है, विथ फर्स्ट में देखा हमारे पास एस नेम पार्ट नेम, तो एस नेम पार्ट नेम, सेकेंड मेरे पास है एस नेम प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे हमने लिखा है एस नेम प्रोजेक्ट नेम, थर्ड में मेरे पास है पार्ट नेम प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे हमने लिखा है पार्ट नेम प्रोजेक्ट नेम। अगर हम तीनों को नेचुरल जॉइन परफॉर्म करें तो मुझे क्या हो रहा है कि ओरिजिनल रिलेशन R मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर R1 और R2 में नेचुरल जॉइन कर रहा हूं तो मेरे को कॉमन एट्रीब्यूट क्या मिल रहा है, एस नेम। R2 एंड R3 में अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे कॉमन एट्रीब्यूट क्या मिल रहा है, प्रोजेक्ट नेम। R1 एंड R3 में अगर मैं कॉमन एट्रीब्यूट खोज रहा हूं तो मुझे मिल रहा है पार्ट नेम। ठीक है, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यही आएगा जो हमने लिखा है यहाँ पर, एस नेम पार्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, अगर तीनों का मैंने नेचुरल ज्वाइन किया तो मुझे यही रिलेशन क्या होगा, मुझे मिल जाएगा। सो दैट मीन्स देयर इज एन जॉइंट डिपेंडेंसी बिटवीन there is a joint dependency in R, and joint dependency is JD of R1 R2 and R3, where R1 contains attributes or projections of supply, that is S1 part name, R2 is in projection of supply part name project name, and R3 is in projection of supplier name along with project name। क्लियर है? तो ये तीन मेरे पास क्या मिल रहे हैं, तीन प्रोजेक्शन मिल रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि JD ऑफ R1 R2 R3 मेरे पास क्या है, इस पर्टिकुलर रिलेशन में है। ठीक है, अब मल्टीपल डिपेंडेंसी और JD में भी रिलेशन दिया है कि एन मल्टीपल डिपेंडेंसी इज एन स्पेशल केस ऑफ जॉइंट डिपेंडेंसी वेयर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 मींस जब मैं अगर दो के प्रोजेक्शन करूंगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेरा क्या है, कि वो मल्टीपल डिपेंडेंसी मेरा JD के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, so that is a JD denoted as JD of R1 R2 implies a multiple dependency R1 intersection R2 determines R1 minus R2, or R1 intersection R2 determines R2 minus R1। ठीक है, that is by the symmetry, मतलब R1 R2 को छोड़ के बाकी जो एट्रीब्यूट बचेंगे वो आपको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। And a joint dependency JD of R1 R2 up to Rn specified on a relation schema R is a trivial joint dependency if one of the relation schema capital Ri in JD of R1 R2 up to Rn is equal to R। अगर वो ट्रिवियल है मतलब एक रिलेशन मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट टू R होगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे एट्रीब्यूट का अगर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूं और उसके साथ किसी और को कर रहा हूं तो मेरा ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी होगा। क्लियर है? सो सच एन डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ट्रिवियल बिकॉज इट हैज ए नॉन एडिटिव जॉइंट प्रॉपर्टी फॉर एनी रिलेशन इंस्टेंस R ऑफ R एंड हेंस डज नॉट स्पेसिफाइड एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन R। फिर अब आ जाते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है. So a relation schema capital R is in fifth normal form or it is known as project join normal form with respect to a set F of functional multivalued and joint dependencies. If for every non-trivial joint dependency JD of R1, R2 up to Rn in F plus that is employed by F, every Ri is an super key of R. ठीक है, मतलब जितने भी प्रोजेक्शन कर रहा हूं उस पे जो जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो मेरे क्या होने चाहिए, सुपर की मिलने चाहिए. सो फॉर एग्जांपल कंसीडर द सप्लाई रिलेशन, जो रिलेशन हमने यहां लिखा है. ठीक है, द सुपर की ऑफ दिस रिलेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ दोस टू एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनका अगर सुपर की निकालना चाहूँ या इसकी मैं कैंडिडेट की निकालना चाहूँ तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि इनका अगर कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा मैं. अच्छा, पहले मैं देखता हूँ एस नेम मेरा सुपर की है क्या, तो ये रिपीट कर रहा है. पार्ट नेम सुपर की है क्या, बोल्ड बोर्ड रिपीट कर रहा है. प्रोजेक्ट नेम सुपर की है तो एक्स एक्स भी मेरा रिपीट कर रहा है. तो सिंगल एट्रीब्यूट में कोई सुपर की नहीं है. अब अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करूं तो कुमार बोल्ड रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. कुमार नट रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. प्रकाश बोल्ड रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. रमेश नट भी रिपीट नहीं कर रहा है, प्रकाश नेल भी रिपीट नहीं कर रहा है. मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा क्या है, एक सुपर की मिल गया. अब मैं एस नेम और प्रोजेक्ट नेम को देखूं तो कुमार प्रोजेक्ट एक्स रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. कुमार प्रोजेक्ट वाई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. प्रकाश प्रोजेक्ट वाई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. रमेश प्रोजेक्ट जेड रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. प्रकाश प्रोजेक्ट एक्स रिपीट कर रहा है क्या, नहीं. तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में मेरा क्या हो जाएगा, एक सुपर की मिलेगा. सिमिलरली इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर ट्राई करेंगे तो भी मेरा क्या हो रहा है, एक सुपर की मिलेगा. दैट मीन्स कि अगर मैं रिलेशन निकाल रहा हूं और इसमें मुझे जॉइंट डिपेंडेंसी मिल रही है तो ये क्या है मेरा कि ये सुपर कीज मिल रहे हैं. सो द रिलेशन R1 of R1, R2, R3 is in PG fifth NF because we have a joint dependency over R and every Ri is in super key of R. ठीक है, ये जो रिलेशन है ये मेरा रिलेशन क्या है कि ये जो सप्लाई है ये मेरा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि वी हैव अ जॉइंट डिपेंडेंसी which is non-trivial joint dependency and every Ri is in super key of R. ठीक है, तो ये आपका क्या है कि जॉइंट डिपेंडेंसी इसमें आ रही है. ठीक है, और उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा क्या है कि वो मेरा मतलब एवरी Ri जो है वो सुपर की नहीं है. नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर मेरा फिफ्थ एनएफ में नहीं है. अब मैं इसको फिफ्थ एनएफ में डिकम्पोज करूंगा तो मैं R1, R2 एंड R3 में क्या करूंगा, डिकम्पोज करूंगा. ठीक है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, अब अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में आपको पीजीएनएफ तक डिकम्पोज करने के लिए कोई नहीं बोलता. क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी एंड पीजीएनएफ मतलब मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी एंड जॉइंट डिपेंडेंसी प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा टफ है. ठीक है, क्यों टफ है, क्योंकि इसमें अगर हम सर्च करें कि एटलीस्ट 4 टुपल्स होनी चाहिए. अगर मेरे पास सपोज 1000 टुपल्स हैं, 1000 टुपल्स में सबका 4 कॉम्बिनेशन अगर मैं ट्राई करने बैठा कि इसमें कोई मल्टीपल डिपेंडेंसी है कि नहीं है तो बहुत ही ज्यादा टफ पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास एक रिलेशन है और उसमें सपोज 1000 या 10,000 मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं और मैं उनके प्रोजेक्शंस को मैं बैठ के चेक करने लूँ कि उसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसी है कि नहीं है, सो इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट अ जॉइंट डिपेंडेंसी इन द रिलेशन. ठीक है, ये थ्योरेटिकली आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बता दिया है, लेकिन इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होता है. इंडस्ट्री में अप टू 3NF तक ही यूज होता है. इवन BCNF इज ऑल्सो नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्री. ठीक है, क्यों नहीं यूज होता है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे. क्लियर है, तो ये हो जाता है आपका पीजीएनएफ का. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट अ रिलेशन विद 2 एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन BCNF. ठीक है, मतलब एक रिलेशन में अगर 2 एट्रीब्यूट दिए हैं तो मेरा BCNF में होगा ही. ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम लिख रहे हैं कि कंसीडर रिलेशन स्कीमा कैपिटल R ऑफ A एंड B. ठीक है, 2 एट्रीब्यूट्स हैं A एंड B. अब इसमें केस 1 देखते हैं कि मेरे पास जो डिपेंडेंसी दी हुई है वो दी हुई है A डिटरमाइंस B. दिस इज द ओनली डिपेंडेंसी एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द कैंडिडेट की. अगर A डिटरमाइंस B दिया है इसका मतलब कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, मेरी कैंडिडेट की A ही रहेगी
प्राइम एट्रीब्यूट मेरा रहेगा ए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मेरा रहेगा बी, एंड नॉन प्राइम इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, सो दिस रिलेशन इज इन BCNF। सेकेंड केस लेते हैं कि मेरे पास क्या है, P डिटरमाइंस A दिया हुआ है, तो इस केस में मेरी कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी मेरी B, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हो जाएगा A, प्राइम एट्रीब्यूट जो हो जाएगा B, एंड नॉन प्राइम इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन की, दिस इज माई BCNF कंडीशन, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। केस अगर मैं 3 लूं कि मुझे A डिटरमाइंस B दिया हुआ है एंड B डिटरमाइंस A भी दिया हुआ है, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव 2 कैंडिडेट कीज A एंड B, ठीक है। सो देयर इज नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट if the relation do not contain any non prime attribute, that means relation is in BCNF, हाईएस्ट फॉर्म जो है वो हमारा BCNF में रहेगा ही रहेगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। या हम देखें कि जितनी भी डिपेंडेंसी है वो की पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो डिपेंडेंसी ये भी की पे डिपेंडेंट है, ये भी की जो है ये भी की पे डिपेंडेंट है। सो इस पर्टिकुलर केस में मेरा क्या हो गया, ये BCNF में हो गया। फोर्थ केस देखते हैं कि when candidate key is combination of A and B, ठीक है। So if candidate key is the combination of A and B, we only have the trivial dependencies AB determines A and AB determines B, so this implies AB determines AB, ठीक है। So relation do not have any non-trivial function dependency, the relation is in BCN, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये आता है एग्जाम में तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे दिया था नवाते की बुक में, कि ये नवाते की बुक में पूछ रहा है कि प्रूफ करो कि अगर एक रिलेशन में 2 एट्रीब्यूट है तो मेरा BCNF में होगा, ठीक है। बट अ रिलेशन कैपिटल R विद 2 एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन PJNF, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है नॉर्मल फॉर्म तक वो क्या है आपका सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। ये प्रोजेक्ट जो है नॉर्मल फॉर्म तक क्या कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये जो 2 एट्रीब्यूट होंगे तो इसमें अगर 2 एट्रीब्यूट है तो मेरे पास मल्टीपल डिपेंडेंसी जो आएगी वो भी ट्रिवियली आएगी, नॉन ट्रिवियल मल्टीपल डिपेंडेंसी आने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और अगर 2 एट्रीब्यूट है तो उसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी भी नहीं आएगी, ठीक है। जो भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी आएगी वो ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी ही चाहिए, ठीक है। नॉन ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी का सवाल नहीं उठता। So a relation in 2 attribute is always in PJNF, clear है। So this sums up the normalization। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन देखेंगे, और उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन में हमें चेक करना है, उनके एल्गोरिथम्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट में पूछता है आपको, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपका क्या है कि आपको जो शॉर्ट नोट पूछता है वो शॉर्ट नोट में पूछता है कि एक्सप्लेन मल्टीपल डिपेंडेंसी विद एग्जांपल, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। 4NF एंड 5NF को पूछता ही नहीं है। ज्वाइंट डिपेंडेंसी भी अभी रिसेंटली आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि है। पिछले सिलेबस में ज्वाइंट डिपेंडेंसी हटा दिया था उसने, तो मैं पिछले साल इसको नहीं पढ़ाया था, क्लियर है। तो किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? नो सर।